नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, फिर मालेगांव का जो वर्डिक आया है उसी संदर्भ में, उसी मानिका में और एक वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 16 साल के बाद 16 साल के बाद अगर जो आरोपी थे, जिनको 8 साल बिना जमानत के जेल में सड़ते रखा गया, वो अगर निर्दोष है तो दोषी कौन है? कौन दोषी है? ये सवाल, ये निकाल आने के बाद, उस वर्डिक आने के बाद बार बार पूछा गया कि अगर ये नहीं है तो कौन है? तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की जांच हुई थी, उस जांच में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित वगैरह जो लोग पकड़े गए, वो 2 साल बाद पकड़े गए। मालेगांव मस्जिद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके इमीडिएट बाद जो जांच शुरू हो गई, वो जांच तो 2 साल बाद नहीं शुरू होती। कोई भी घटना घटती है तो उसकी जांच इमीडिएटली, पुलिस हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, जो भी कोई जांच एजेंसी है, वो इमीडिएटली तत्काल उसकी जांच शुरू करती है। तो जो मालेगांव की घटना है, वो 2008 में नहीं हुई थी। 2008 अक्टूबर में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो 2 साल तक क्या जांच नहीं चल रही थी? इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था? 2006 की घटना के मामले में अगर ये दो बड़े लोग, कर्नल पुरोहित और साध्वी को 2 साल बाद अरेस्ट होता है, तो वो कहीं छुपे नहीं थे, फरार नहीं हुए थे। बहुत सारे होते कि अगर एक आरोप है तो जांच चल रही है तो छुप जाते हैं, फरारी होते हैं। लेकिन जो जांच चल रही थी, 2 साल से चल रही थी, क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट जो था वो 2006 में हुआ था। और उस वहां से लेकर जो जांच चल रही थी, वहां कहीं भी कर्नल पुरोहित या साध्वी प्रज्ञा सिंह, इनके नाम का जिक्र तक नहीं था। तो 2008 में 2 साल बाद अचानक से ये नाम कहां से उभर कर सामने आ गए? तो क्या 2006 से 2008 तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें किसको पकड़ा गया था? किसको भी नहीं पकड़ा था, ना किसी को गिरफ्तार किया था। जांच क्या चल रही थी और कौन कर रहा था जांच? तो आपको याद दिला दूं, 2008 के अक्टूबर में पुरोहित और साध्वी को और उनके साथ और कुछ लोग, असीमानंद वगैरह, इनको जो गिरफ्तार किया गया, उसी साल, यानी मेरा ख्याल है 8-10 महीने पहले, महाराष्ट्र के एटीएस टीम जो है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उस पर प्रमुख करके हेमंत करकरे की अपॉइंटमेंट की गई। यानी मालेगांव का जो एक्चुअल बॉम्ब स्फोट हुआ था, उसके 1.5 साल बाद या 16-17 महीने बाद एटीएस के प्रमुख हेमंत करकर को अपॉइंट किया गया। इसका मतलब उसके पहले उस एटीएस टीम के चीफ कोई और हुआ करते थे, जिनका नाम था केपी रघुवंशी। केपी रघुवंशी पहले दिन से बंबई अपना मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद पहले दिन से उसके जांच में लगे थे। उनका नाम एटीएस चीफ केपी रघुवंशी था। और उन्होंने बड़ी बारीकी से ये सब मामले की जांच की थी, सबूत इकट्ठा किए थे, फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए थे। और चार्जशीट बनाने तक, आरोप पत्र बनाने तक उनकी जांच पहुंची थी। ऐसे में एक बात हो जाती है
मेरा ख्याल है दिसंबर या नवंबर दिसंबर 2007 की बात है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, जिसमें एनसीपी के आर आर पाटिल, आबा पाटिल गृह मंत्री थे, और एनसीपी का एक चिंतन शिविर मुंबई के पास अलीबाग में होता है। उसमें एनसीपी के चीफ शरद पवार बोलते हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे सही नहीं लगता कि मालेगांव ब्लास्ट में कोई मुस्लिम टेररिस्ट हो सकता है। अगर शुक्रवार को मस्जिद में ब्लास्ट होता है तो कौन सा मुस्लिम ये ब्लास्ट करेगा? कोई मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता। ये इनकी अकल की बात थी, क्योंकि केपी रघुवंशी की जो एटीएस टीम काम कर रही थी, मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रही थी, उन्होंने बहुत सारे 12-15 लोग मालेगांव के अरेस्ट किए थे, और वो सब के सब मुस्लिम थे। तो शरद पवार का ये सवाल था, हर बार कोई दहशत आतंकी घटना घटती है तो उसमें सिर्फ मुस्लिम क्यों पकड़े जाते हैं? आरोपी पकड़ने से उनको मतलब नहीं था। अगर आप किसी भी गुनाह में मुस्लिमों को पकड़ोगे तो उसी संख्या में हिंदुओं को भी पकड़ो, उन्होंने गुनाह किया हो ना किया हो। लेकिन हिंदू भी आतंकी दिखने चाहिए, आतंकी करके गिरफ्तार होने चाहिए, ये शरद पवार की मांग थी। अलीबाग की उस शिविर की बात है। ये शायद नवंबर दिसंबर 2007 की बात है। और फिर अपने बॉस अगर बोल रहे हैं, पार्टी के चीफ बोल रहे हैं, तो पार्टी का होम मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री आर रावा को तो काम करना पड़ेगा। उन्होंने इमीडिएटली एटीएस प्रमुख जो केपी रघुवंशी थे उनको उस पद से हटाया, और उस जगह पर हेमंत करकरे को नया एटीएस चीफ बनाया। और करकरे एटीएस चीफ बनने के बाद मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का जो जांच का एजेंडा था, हाँ, एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। जहां 15-15 लोग, 12-15 लोग आरोपी करके मुस्लिम लड़के वगैरह पकड़े थे, जिनमें से एक बात है, मैं जान यहाँ एक क्या बोलते हैं उसको, लिंक दे दूंगा, उनका एक इंटरव्यू है 2016 में, केपी रघुवंशी का एक इंटरव्यू टाइम्स नाउ पर आया है, और उसमें वो लगातार बोल रहे हैं कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था हेमंत करकरे आने से पहले, मैंने लगभग मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन पूरा किया था, और पूरा का पूरा सबूत इकट्ठा किए थे, फॉरेंसिक सबूत थे, चार्जशीट बनाई थी। और आज भी मैंने जो सबूत इकट्ठा किए थे, मैंने जो जांच की थी, उस पर मैं पक्का खड़ा हूं। मैं वो गलत नहीं मानता, वो बिल्कुल सही सबूत थे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हेमंत करकरे को एटीएस का चीफ बनाने से पहले मालेगांव ब्लास्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। सीमी नाम के जो आतंकी मुस्लिम युवा संगठन था, उसके ये सब आरोपी थे। लेकिन शरद पवार ने बोला, मुस्लिम ही को पकड़ते हो, हिंदू क्यों नहीं पकड़ते? और मस्जिद में शुक्रवार को, जुम्मे के दिन कैसे ब्लास्ट हो सकता है? तो एटीएस के चीफ को ही बदला गया, और अपने एजेंडे पर इन्वेस्टिगेशन करे ऐसे नए हेमंत करकरे को लाया गया। और 1 जनवरी 2008 को हेमंत करकरे एटीएस के चीफ बनते हैं, और 2008 के अक्टूबर में असीमानंद, इंद्रेश कुमार पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनको मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी और षड्यंत्रकारी करके अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। शरद पवार की इच्छा पूरी कर दी गई। अब मामला ये होता है कि अगर इनको नए सिरे से नए आरोपी पकड़े हैं, नई जांच की है, हमारे पास पूरे सबूत है, ये बार बार पत्रकारों से हेमंत करकरे बताते थे
तो सवाल ये है कि केपी रघुवंशी और उनकी एटीएस टीम ने जो जांच की थी और जो लोगों को अरेस्ट किया था, उनका क्या? तो वो जेल में पड़े थे। जांच का एक तरीका वो था और दूसरा तरीका ये था, और दोनों तरफ से पक्के सबूत इकट्ठा करके आरोपी पकड़े गए थे। आखिर में जो केपी रघुवंशी ने जिनको अरेस्ट किया था, वो कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि अगर नई जांच में नए आरोपी पकड़े हैं तो हमको क्यों अंदर रखा गया। तो उसकी सुनवाई हुई और बहुत जल्दी जो रघुवंशी ने पकड़े हुए आरोपी थे उनको निर्दोष मानकर रिहा किया गया, छोड़ दिया गया। तो आज जो सवाल 16-17 साल के बाद पूछा जा रहा है कि अगर प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित वगैरह आरोपी नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने? जिन्होंने किया था उनको तो छोड़ दिया गया, क्योंकि पहली जांच में उनके खिलाफ सबूत थे, वो सबूत मिले थे। उन सबूतों का क्या हुआ? क्या वो सबूत बाद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह उनका मामला चला कोर्ट में, उसमें शामिल किए गए, कोर्ट में दाखिल किए गए? जो सबूत, जो फॉरेंसिक एविडेंस केपी रघुवंशी के टीम ने इकट्ठा किए थे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के, उसका क्या हुआ? वो है कहाँ? उस पर कोई चर्चा तक नहीं। इतना मीडिया में माहौल किया गया कि मानो बस उठाओ और प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर्नल पुरोहित को फांसी चढ़ाओ, सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। इस ढंग से माहौल खड़ा किया गया था और उसके आधार पर देश में हिंदू आतंकवाद फैल रहा है, ये भी चर्चा चल रही थी, जोरों शोरों से चल रही थी। हर लिबरल, हर सेक्युलर बस हिंदू टेररिज्म की बात कर रहा था। उसकी ही रिएक्शन 2014 में आई। मुझे याद है जब 2016 में 8 साल के बाद कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर इनको जमानत दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने साफ साफ बोला था, किसी एक कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए किसी निर्दोष को बिना सबूत के 8-8 साल जेल में नहीं रखा जा सकता, बिना बेल के उसको जेल में नहीं सड़ाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था। तो आपको साफ समझ में आएगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को जेल में रखने का कारण यही था कि हिंदू आतंकवाद दिखाना था, उसके लिए झूठे सबूत खड़े करने थे और इसलिए माहौल बनाया गया। लेकिन मामला कोर्ट में नहीं चलाया गया, बस तारीखें होती थी। मुझे याद है पहली बात तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या कर्नल पुरोहित हो, उन पर मौका लगाया गया, मौका कानून लगाया गया था। तो अब बिल्कुल मामला चला कहां? मौका कोर्ट में चला गया। अब मौका कोर्ट की जो प्रोविजन है, मौका कानून जो है, उसमें एक प्रोविजन है, जो आरोपी एक बार जिनको कोर्ट से सजा हुई है, उनकी गुनाह सिद्ध हुई है, प्रूव हुई है, और अगर दूसरा आरोप है तब उनको मौका लगाया जा सकता है। तब जब इनको मौका लगाया गया, तो मौका लगाने के बाद जब सुनवाई हुई, तब पुरोहित के वगैरह जो वकील थे उन्होंने मौका कोर्ट को बताया, करे इन पर पहला ही आरोप है और इनको एक बार भी सजा नहीं हुई, उन पर कोई गुनाह सिद्ध नहीं हुए आज तक। तब मौका कोर्ट ने इन पर का मौका उठाने की बात कही। तब उनको मौका में लटकाने के लिए उन पर दूसरा झूठा आरोप लगाया गया। कहीं अमरावती अकोला में एक पटाखे की दुकान में स्फोट हुआ था। वो तो दुकान में, पटाखों के दुकान में स्फोट हुआ था और गलती से आग लगी थी, उसको भी एक दहशत टेररिज्म का एक्ट बोलकर उसको भी इनके साथ जोड़ा गया। ये भी इनके छल कपट का मामला है।
जो पुरोहित वगैरह ने षड्यंत्र बनाया था, उसमें ही वो अमरावती वगैरह का कुलकर्णी नाम का कोई इंसान था, उसकी दुकान थी, उसमें स्फोट कर दिया गया। यानी कितने जाल फैले थे एक झूठ सच दिखाने के लिए, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन झूठ तो झूठ होता है, उसके ना सर होते हैं ना पैर होता है। तो इसलिए हेमंत करकरे को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का कारण ही वही था। और जब कसाब की टोली आ गई और उन्होंने मुंबई में जो कत्ले आम किया था, उसमें हेमंत करकरे भी मारे गए। लेकिन आपको एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है, और ये बात वो है कि जिस दिन कसाब का टोला मुंबई में आया और उनकी जो हिंसा चल रही थी, उससे पहले हेमंत करकरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आबा पाटिल से मिलने गए थे। वो क्यों मिलने गए थे इसका तो पता नहीं, लेकिन वो मिलने गए थे। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिस ढंग से पुरोहित और प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया, उससे बहुत सारी गलत रिएक्शन आ गई थी और मीडिया में और पब्लिक में करकरे पर बड़ी आलोचना हो रही थी। तो इससे एटीएस से मुझे हटा लो, ये कहने के लिए ही हेमंत करकरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आबा पाटिल से मिले थे, ये दबी आवाज में कहा जाता है। और इनको तो निकलना था, करकरे को, अगर ये सच माने और उसी रात अगर उनकी हत्या हो जाती है और उनकी बॉडी, उसका पोस्टमार्टम, उसमें भी बड़ी खामियां है, तो मतलब साफ है। एक किताब निकली हु किल्ड करकरे, उसमें तो कहा जाता है कि करकरे की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ, उनके शरीर में जो गोलियां मिली वो तो पाकिस्तानी बनावट की नहीं थी, वो कसाब की बंदूक से वगैरह निकली नहीं थी। तो किसकी गोली से, किसकी बंदूक से निकली थी, क्या उसके सबूत है? तो शायद ये भी हो सकता है कि अगर हेमंत करकरे जिस ढंग का भगवा आतंकवाद प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए निकले थे, उससे अगर पलटी मारने का धोखा है तो इनको भी उड़ा दो। ये कितना फैला हुआ षड्यंत्र है, ये आप समझ नहीं सकते। और इसलिए मामला मैं आज के एपिसोड में यही रोकता हूं कि अगर प्रसाद पुरोहित, कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह या बाकी सारे निर्दोष है, तो दोषी कौन था? और दोषी अगर ये नहीं थे, तो जो केपी सूर्यवंशी ने पकड़े हुए, गिरफ्तार किए हुए आरोपी थे, वो आज कहां है? उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए थे, जांच पूरी की थी, चार्जशीट तक बनाई थी, उस पर मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया? उनको क्यों छोड़ा गया? बिना कोई सुनवाई किए बिना उन सबूत पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? या उनको ही छोड़ना था जो असली आरोपी थे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के, उनको छुड़वाने के लिए क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, बाकी जो लोग हैं, उनको बलि का बकरा बनाया गया था? कितना बड़ा षड्यंत्र था दोस्तों। और ये सब मामला होने के बाद हु किल करकरे किताब आती है, उसका चारों ओर डंका पीटा जाता है और उसमें सब झूठी झूठी बातें बहुत कलरफुल तरीके से पेश की जाती है। और ये किताब ही हिंदू दहशतवाद कैसा है, हिंदू टेररिज्म कैसा है, इसके लिए लिखा गया था, जिस किताब का नाम था हु किल्ड करकरे। बात अलग है, लेकिन एक, अगर ये लोग निर्दोष है तो असली दोषी कौन है? असली दोषी कौन है? और केपी सूर्य, रघुवंशी ने जिनको पकड़ा था उनको क्यों छोड़ा गया, उसका भी जवाब मिलना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते तो अगर कोई नहीं करेगा तो हमको ढूंढना पड़ेगा।
दोस्तों अगले एपिसोड में और कुछ बताऊंगा। अब यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।